नमस्कार, मैं सुबोध पांडे। सबसे पहले मैं आपका इस एडुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष छठे दशक की महत्वपूर्ण लेखिका तथा हिंदी जगत के श्रेष्ठ उपन्यासकार, कहानीकार तथा नाटककार मन्नू भंडारी द्वारा रचित आपका बंटी उपन्यास का सार या सारांश या कथानक या कथा वस्तु को लेकर उपस्थित हुआ हूं। कुछ भी प्रस्तुत करने से पहले मैं आपको यह याद दिला दूं कि छठे दशक की महत्वपूर्ण लेखिका मन्नू भंडारी जी का सामान्य परिचय उनके द्वारा रचित दो कलाकार कहानी पर वीडियो बनाते वक्त मैं दे चुका हूं। अतः यहाँ पर यानी इस वीडियो में मैं मन्नू भंडारी जी का सामान्य परिचय देना आवश्यक महसूस नहीं करता हूँ। विद्यार्थियों से मेरा यह अनुरोध है कि वे मन्नू भंडारी जी का सामान्य परिचय वहीं से प्राप्त कर लें। इस वीडियो में मैं केवल छठे दशक की महत्वपूर्ण लेखिका मन्नू भंडारी जी द्वारा रचित आपका बंटी उपन्यास का सार या सारांश या कथानक या कथा वस्तु को प्रस्तुत करूंगा। ध्यान देकर सुनिएगा। आपका बंटी छठे दशक की महत्वपूर्ण लेखिका मन्नू भंडारी द्वारा रचित एक बहुचर्चित एवं प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास का प्रकाशन सन 1971 ईस्वी में हुआ था। पति पत्नी के संबंध विच्छेद से बच्चे की कितनी यातनादायक और दुखद स्थिति हो जाती है, इसका मनोवैज्ञानिक चित्रण इस उपन्यास में यथार्थ रूप में किया गया है। इसमें लेखिका ने पति पत्नी के संबंध विच्छेद के बाद एक बालक की मानसिकता को बड़े ही कारुणिक ढंग से चित्रित किया है। विशेष रूप से एक असामान्य बालक की मनोवैज्ञानिकता का परिचय देने के लिए ही इस उपन्यास की रचना की गई है। मन्नू भंडारी जी का यह उपन्यास 16 अध्यायों में विभक्त है। आइए अब मैं मन्नू भंडारी द्वारा रचित आपका बंटी उपन्यास की कथा को कहने से पहले इस उपन्यास में जितने पात्र उभर कर आए हुए हैं मैं उनका संक्षिप्त परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूं, ताकि इस उपन्यास की कथा को आपको समझने में कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। पात्र परिचय। बंटी इस उपन्यास का प्रमुख पात्र शकुन तथा अजय वत्रा का पुत्र। शकुन एक कॉलेज में विभागाध्यक्ष तथा प्रिंसिपल है, जो अजय वत्रा की पत्नी तथा बंटी की मां है। अजय वत्रा एक बैंक में डिविजनल मैनेजर है। उसका विवाह शकुन से हुआ है, जो अब कलकत्ते में रहता है तथा बंटी का पिता है। डॉक्टर जोशी बंटी का इलाज करने वाले एक डॉक्टर हैं। उनकी पहली पत्नी प्रमिला का निधन हो चुका है। कहने का अर्थ यह है कि डॉक्टर जोशी एक विधुर व्यक्ति हैं। उनके एक पुत्र अमी तथा एक पुत्री ज्योत है। अजय से तलाक हो जाने के बाद शकुन डॉक्टर जोशी से शादी कर लेती है और वहीं रहती है। फूफी बंटी की देखभाल करने वाली एक धाई माँ है। वह बड़े प्रेम और अधिकार से बंटी की परवरिश करती है। बंटी भी उसके बिना बिल्कुल रह नहीं पाता है। वह भी
फूफी से अथाह स्नेह करता है। वकील चाचा अजय बत्रा के मित्र हैं जो कलकत्ते में रहते हैं। वे जब तब शकुन और बंटी से मिलने के लिए आते रहते हैं। वकील चाचा ही शकुन को अजय द्वारा तलाक लेने की सूचना देता है। साथ ही शकुन को भी अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरुआत करने की सलाह देता है। अतः वकील चाचा केवल वकील ही नहीं है बल्कि एक मध्यस्थ का भी कार्य करते हैं। आइए अब मैं आपका बंटी उपन्यास में आए हुए सभी पात्रों का संक्षिप्त परिचय देने के बाद अब मैं मन्नू भंडारी द्वारा रचित आपका बंटी उपन्यास की कथा या सार या सारांश को आपके समक्ष अत्यंत ही सरल भाषा में तथा संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। उपन्यास का प्रारंभ शकुन एवं बंटी से होता है। अजय और शकुन इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। अजय बत्रा एक बैंक में डिविजनल मैनेजर हैं। उसका विवाह शकुन से होता है जो अब कलकत्ते में रहता है। शकुन एक कॉलेज में विभागाध्यक्ष तथा प्रिंसिपल है। कहने का अर्थ यह है कि अजय और शकुन की शादी पूर्ण वयस्क अवस्था में होती है। विवाह के समय शकुन की उम्र लगभग 26 वर्ष तथा अजय की अवस्था लगभग 32 वर्ष की थी। पति पत्नी दोनों में अहम की प्रधानता थी, यानी दोनों में अहंकार की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। दोनों का आगे चलकर बंटी नामक एक पुत्र भी होता है, लेकिन शकुन तथा अजय के अहम की समाप्ति में बंटी भी सेतु नहीं बन पाता है। बंटी के जन्म के कुछ वर्ष पश्चात ही दोनों अलग हो गए। अजय बत्रा बंटी की अच्छी परवरिश के लिए ही शकुन के पास छोड़ जाता है। दोनों ही उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति थे, परंतु उनमें अहम की भावना यानी अहंकार की भावना इतनी प्रबल थी कि उनका दाम्पत्य संबंध समाप्त हो जाता है, यानी एक तरह से चौपट हो जाता है। दोनों प्रेम करते हैं, लेकिन उन्हें एक दूसरे पर न तो विश्वास है न ही समर्पण की भावना। फलस्वरूप दोनों में धीरे धीरे दूरियां बढ़ जाती है और अंततः दोनों में तलाक तक की नौबत आ जाती है। अजय अब कोलकाता में रहना चाहता है क्योंकि वह एक अन्य स्त्री के मोह पास में बंध गया है। यही कारण है कि वह शकुन से जल्द संबंध विच्छेद करना चाहता है। अजय का हमेशा यही प्रयास रहता है कि शकुन से शीघ्रातिशीघ्र मुक्ति प्राप्त हो जाए। इसीलिए अजय कोलकाता चला जाता है और वहां मीरा नामक एक स्त्री से विवाह कर लेता है। उससे एक संतान का भी जन्म होता है। शकुन एक कॉलेज की प्रिंसिपल होने के कारण कॉलेज में ही उसे रहने के लिए एक बंगला भी मिला हुआ है। वह अपने बेटे बंटी के साथ रहती है। बंटी स्कूल में पढ़ता है। उस बंगले में बंटी उस समय बिल्कुल अकेला हो जाता है जब उसकी माता यानी शकुन कॉलेज चली जाती है। मां की अनुपस्थिति में बंटी अनेक प्रकार की
विचित्र बातें सोचते रहता है। घर में उसकी देखभाल करने के लिए फूफी नामक एक धाई माँ है, जो बंटी को अपने बेटे से भी अधिक प्यार करती है। बंटी भी उसके बिना बिल्कुल रह नहीं पाता है। वह भी फूफी से अगाध स्नेह करता है। शकुन जब कॉलेज से आती है तो बंटी सवालों की झड़ी लगा देता है। माँ बेटे दोनों पूरी गर्मियों की छुट्टियों में कहीं बाहर घूमने नहीं गए। इस बात को लेकर बंटी को बहुत शिकायत है। जब बंटी बाहर खेलने के लिए मित्रों के पास जाता है और भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से मिलता है तो उस पर गलत प्रतिक्रिया होती है। प्रायः बंटी अपने ही बंगले में लॉन में माली के साथ पौधे को पानी देता है और गुड़ाई करता है। कभी पत्तों पर पानी की धार छोड़कर उन्हें साफ करता है। कभी माँ बेटे लॉन में पड़ी कुर्सियों पर बैठे चाय पी रहे होते हैं। कभी रात में बंटी होमवर्क कर रहा होता है। इस प्रकार की दैनिक घटनाओं के चित्रण में ही उपन्यास की कथा उलझी हुई रहती है और कथानक का विकास होता है। यदि कुछ उल्लेखनीय घटनाएं इसमें है तो केवल यह है कि बंटी की शैशव काल से लेकर उसकी मम्मी यानी प्रिंसिपल शकुन ने ही बंटी को इतने लाड़ प्यार से पाला है कि वह अपनी मम्मी का कॉलेज में जाना भी सहन नहीं कर पाता है। वह स्कूल से लौटता है तो उसके बस्ते को फूफी रखती है, उसे खाने के लिए पूछती है तथा उसके कपड़े बदलवाती है। अतः वह स्वतंत्र रूप से कभी पल्लवित नहीं हो पाता है। वह अपने आप कुछ कर ही नहीं पाता है। वह बहुत जिद करता है। वह यहाँ तक जिद करता है कि फूफी यानी सेविका जब उसे नाश्ते में दूध दलिया देती है तो वह कटोरी फेंक देता है और रोज रोज दलिया देने पर लड़ बैठता है। मम्मी के लाड़ प्यार से वह दिन ब दिन बिगड़ते जाता है। भले ही बंटी का पिता यानी अजय बत्रा कोलकाता में अलग रहता था और दोनों के मध्य यानी शकुन और अजय बत्रा के मध्य अदालत में तलाक का मुकदमा चल रहा था, परंतु अजय बत्रा के मन में अपने पुत्र के प्रति अगाध स्नेह है। वह जब कभी घर आता है तो बंटी के लिए तरह तरह के उपहार लेकर आता है। वह कभी उसे घुमाने ले जाता है तो कभी आइसक्रीम खिलाता है। बस पिता के इतने से प्यार से ही बंटी प्रसन्न हो जाता है। यदि किसी कारण अजय उसकी ओर जरा सा भी ध्यान नहीं दे पाता या बातें नहीं करता है तो वह बिगड़ उठता है। माता पिता के बदले व्यवहार को देखकर वह ऊपर से चाहे कुछ न कहे परंतु अंदर ही अंदर माता पिता के प्रति विद्रोह की आग भड़कने लगती है। एक बार शकुन यानी उसकी मम्मी ने ड्रेसिंग टेबल पर जब श्रृंगार किया तो उसे बदली बदली नजर आई। वह फूफी से जब भी लोक कथाएं सुनता था तो उन कथाओं की दुनिया में स्वयं को समझने लगता था। कहानियों में आने वाले राजा रानी की, डायनों के रूप बदलने की, बंगाल के जादू,
आदि की बातें वह हमेशा सोचते रहता था। उसे डर भी लगता था और उपेक्षा करने पर विद्रोह तथा क्रोध की ज्वाला में जलने लगता था। कभी इस बात की चिंता में सहमा हुआ रहता था कि उसकी मम्मी कहीं उससे नाराज न हो जाएं। एक दिन कलकत्ते से वकील चाचा यह संदेश लेकर आए कि किस तारीख को कोर्ट में जाना होगा और तलाक कागजों पर हस्ताक्षर करने होंगे। पति पत्नी की इस बातचीत में एक वाक्य बंटी को सुनाई पड़ गया, जिसका अर्थ वह सही प्रकार से समझ नहीं पाया। परंतु जब उसने देखा कि उस दिन से उसकी मम्मी यानी शकुन उदास रहने लगी हैं, तो वह इस चिंता में डूब गया कि आखिर मम्मी उदास क्यों रहती है, आखिर क्या गड़बड़ है। वह मन ही मन मम्मी से पूछना चाहता था, परंतु डर के मारे कुछ पूछ नहीं पाता था। परंतु धीरे धीरे बंटी को जब इस बात का पता चलता है, तब वह दुखी हो जाता है तथा मानसिक अंतर्द्वंद की स्थिति में जीने लगता है। यही स्थिति शकुन की भी हो जाती है। इसी प्रकार एक बार जब उसके पिता आए तो वह सर्किट हाउस में ठहरे और उसे अपने पास बुलाया। वह उन्हें जिद करके घर तक ले गया। थोड़ी देर रुकने पर जो अति संक्षिप्त वार्तालाप उन दोनों में यानी बंटी के मम्मी पापा में हुआ, उसे भी बंटी ने आश्चर्य के रूप में लिया और मन में प्रत्येक क्षण यही सोचता रहा कि उसके पापा आखिर घर में क्यों नहीं आते हैं, इस घर में क्यों नहीं रहते हैं। जब वह पड़ोस में जाता और पड़ोसी बच्चों के माता पिता की बातचीत में वह कुछ संकेत अपने माता पिता का पा जाता, तो वह केवल उन्हीं बातों के विषय में सोचते रहता था। वकील चाचा के आने पर वह यानी बंटी बहुत प्रसन्न रहता था, परंतु उनके जाने पर बहुत चिंतित हो जाता था। वकील चाचा के द्वारा डॉक्टर जोशी के बारे में कहना, मम्मी का कभी कभी अकेले बाहर जाना भी उसे सहन नहीं होता था। डॉक्टर जोशी का कभी कभी घर पर आना और चाय पीना भी उसे सहन नहीं होता था। इसके साथ ही साथ कभी फूफी के द्वारा, कभी वकील चाचा के द्वारा यह कहने पर कि बंटी को अधिक लाड़ प्यार करना उसे बिगाड़ना है, शकुन की चिंता और अधिक बढ़ा जाता था। शकुन ने बंटी को अपने जीवन का सहारा बनाना चाहा था, उसे मोह ममता का केंद्र बनाया था। शकुन ने एक बार अपने कॉलेज की एक सहकर्मी टीचर्स को एक दिन अपने घर पर चाय पर बुलाया और उनसे बातचीत की। इसकी भी प्रतिक्रिया बंटी पर अच्छी नहीं हुई। दीपा आंटी द्वारा बंटी की प्रशंसा करने पर भी वह भीतर से संतुष्ट नहीं हुआ, बल्कि समझने लगा कि ये टीचर्स उसकी मम्मी को प्रसन्न करने के लिए ही उसकी तारीफ कर रही हैं। एक बार उसके पापा एक बड़ी एयरगन लाए। जब वह गुस्से में आता तो अपने साथी बच्चों से लड़ता झगड़ता और पेड़ पर चढ़कर धाएं धाएं गोलियां दागने लगता। हाँ, घर के माली दादा से वह घुट घुट कर अवश्य बातें करता था। एक दिन उसने एक छोटी आम की गुठली
बगीचे में बो दी। जब आम का पौधा उग आया तब वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसके पापा आए तो उसने उन्हें अपना बगीचा दिखाया और कुछ फूल तोड़कर उन्हें दिए। जब से तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर हुए थे, शकुन ने बहुत दिन तक तो उदास रहकर दिन काट दिए, परंतु वकील चाचा के द्वारा किए गए संकेत को उसने समझ लिया कि उसको यानी शकुन को नए सिरे से अपनी जिंदगी व्यतीत करनी है। इसलिए डॉक्टर जोशी के साथ उसने यानी शकुन ने उठना बैठना कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया था। शकुन 2 बच्चों के बाप डॉक्टर जोशी से शादी करना चाहती थी। वह यहाँ तक सोचने लगी थी कि यदि कॉलेज के मैनेजर ने चू चपड़ की तो वह नौकरी ही छोड़ देंगी। उधर बंटी पर इस शादी की गंभीर प्रतिक्रिया हुई। वह उदास रहने लगा था, पढ़ने में उसका मन ही नहीं लगता था। यही स्थिति फूफी यानी सेविका की भी थी। उसने तो अपना आक्रोश व्यक्त करने के साथ साथ नौकरी छोड़कर हरिद्वार जाने की प्रार्थना भी कर दी। फूफी अपनी बात पर इतनी अड़ गई कि शकुन को उसका टिकट मंगाना पड़ा और आखिरकार फूफी भी बंटी को छोड़कर चली गई। अब बंटी और अधिक उदास रहने लगा। वैसे तो कॉलेज के चपरासी थे, परंतु जो स्नेह उसे फूफी से प्राप्त होता था, जितनी चिंता फूफी रखती थी, उतनी और कोई नहीं रख सकता था। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण घटना सोमवार के दिन तब घटित हुई जब अजय के तलाक लेने के पश्चात अंततः शकुन डॉक्टर जोशी से शादी कर लेती है और शकुन कॉलेज वाला बंगला छोड़कर डॉक्टर जोशी की कोठी में चली जाती है। बंटी ने इस विवाह का कड़ा प्रतिरोध किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बंटी ने उस कॉलेज वाले बंगले में उसने अनेक पेड़ पौधे लगाए थे, उसको अपनी मम्मी के पास सोने को मिलता था। उसके घर में और कोई होड़ करने वाला अथवा हिस्सा बटाने वाला बच्चा नहीं था। बंटी का ही एक छत्र राज्य था। चप्पा चप्पा बंटी का जाना पहचाना था, परंतु डॉक्टर जोशी के घर की स्थिति कुछ दूसरी ही थी। डॉक्टर जोशी की कोठी दुल्हन की तरह सजाई गई थी। उसमें उठने बैठने के सामान, डबल बेड आदि समस्त सुख सुविधा की बहुमूल्य चीजें एकत्रित की गई थीं। वहां जाकर शकुन तो उस घर में आराम से खप गई, क्योंकि डॉक्टर जोशी की पहली पत्नी गुजर चुकी थी। परंतु बंटी उस घर में न खप सका। उसके मन में प्रत्येक छोटी छोटी बात को लेकर उग्र आक्रोश भरने लगा। वह इन बातों को तुलना के साथ देखता और अपने कॉलेज वाले बंगले में अपनत्व अनुभव करता और यहाँ परायापन। डॉक्टर जोशी का कठोर व्यवहार उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। उनके बच्चों में छोटा लड़का था अमी। उससे तो बात बात पर बंटी का झगड़ा होने लगा था, क्योंकि वह प्रत्येक बात पर झगड़ा करता था अथवा अधिकार जताता था। डॉक्टर जोशी के बच्चों को स्कूल छोड़ने कार ही जाती थी और स्कूल से लौटने पर आती। उसकी मम्मी भी कॉलेज तक कार में जाती और आती थी, परंतु
वह अनुभव करता था कि उसे स्कूल की मोटर में जाना पड़ता है। इस प्रकार की और भी अनेक बातें थी जो उसे परेशान और परायेपन का अनुभव कराती रहती थीं। डॉक्टर जोशी का लड़का कभी मेज पर न तो बंटी को किताबें लगाने देता था और न ही कुर्सी पर बैठने देता था। एक दिन बंटी ने उसे ऐसी बातें करने पर पीट दिया तो उसने बंटी को दांतों से काट लिया। अब बंटी का मन विद्रोह करने पर उतारू हो गया। वह न स्कूल में मन लगाकर पढ़ पा रहा था और न ही सो पा रहा था, क्योंकि उसकी मम्मी डॉक्टर जोशी के साथ सोती थी। बंटी ने जब एक दिन उन दोनों को नग्न अवस्था में देखा तो उसके मन में भी काम अपराध जागृत हुआ। वह बिस्तर में ही पेशाब करने लगा और उसमें हीनता की भावना भर गई। उसके मन में डॉक्टर जोशी के प्रति ग्लानि बढ़ गई। बंटी अपने पापा को भूल नहीं पाता था। उसके मस्तिष्क में बार बार अपने पापा की स्मृतियां ही कौंधती रहती थी। वह उन स्मृतियों को विस्मृत नहीं कर पाता था। दरअसल वह मानसिक रूप से पूर्णतः अपने पापा यानी अजय वत्रा के साथ जुड़ा हुआ था। वह प्रायः यही सोचता था कि उसके पापा कोलकाता में उसे अपने साथ रखेंगे और पहले की तरह ही प्रेम किया करेंगे। वह यानी शकुन चाहती है कि बंटी को पापा का प्यार प्राप्त हो, लेकिन बंटी को ऐसा नहीं मिल पाता है। फिर एक दिन उसे पापा के साथ कोलकाता भेज दिया गया। वहां अजनबी लोगों के बीच वह कसकर पापा की उंगली पकड़े रहता था। कलकत्ते में बहुत छोटा सा घर था। वहां भीड़ भरी सड़कों को एक खिड़की पर बैठकर वह घंटों देखते रहता था। वहां सौतेली माँ मीरा का भी एक छोटा सा बच्चा था। वह बड़ा प्यारा सा बच्चा था, परंतु उसका आकर्षण भी बंटी को न बांध पाया। पापा के घर से चले जाने पर बंटी बिल्कुल उदास रहने लगा था। वह न तो किसी से कुछ बोलता था और न ही कुछ खाता पीता था। पापा एक दिन जब उसे स्कूल में दाखिल कराने के लिए ले गए तो वह टेस्ट में एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। अंत में परेशान होकर उसके पापा यानी अजय वत्रा उसे एक हॉस्टल में भर्ती करने लोकल ट्रेन से ले जाने लगे तो वह फूट फूट कर रोने लगा। अतः उपन्यास के अंत में हम यह देखते हैं कि उसे हॉस्टल में दाखिला तो करा दिया जाता है। उपन्यास के अंत में बंटी की स्थिति अत्यंत दयनीय बन जाती है। वह न ही पापा को प्राप्त कर पाता है और न ही मम्मी को ही प्राप्त कर सकता है। कहने का अर्थ यह है कि बंटी को न तो पिता का प्यार मिलता है और न ही माता का ही स्नेह उसे मिल पाता है। अतः एक तरह से वह दोनों के प्यार से वंचित होकर हॉस्टल में रहने के लिए मजबूर हो जाता है। इसी दृश्य के साथ यह उपन्यास यही समाप्त हो जाता है। इस प्रकार मनु भंडारी जी ने इस उपन्यास में तलाकशुदा परिवारों में रहने वाले बच्चों की क्या दुर्दशा होती है, इसे मनु भंडारी जी ने बाल मनोविज्ञान का सहारा लेकर इस उपन्यास में बड़े सुंदर ढंग से दिखलाने का प्रयास किया है। समग्रतः मनु भंडारी का आपका बंटी उपन्यास
कथा वस्तु चयन की दृष्टि से व्यक्ति जीवन से संबंध होते हुए भी सामाजिकता के संस्पर्श से आलोड़ित है। इसमें व्यक्ति जीवन की विविधता के दर्शन होते हैं तथा अनास्थाओं, कुंठाओं, तनावों, हीनताबोध एवं व्यक्ति स्वातंत्र्य की एक ऐसी चेतना प्राप्त होती है जो इन्हें आधुनिक भावबोध से संयुक्त करती है। मनु भंडारी जी का यह उपन्यास यानी आपका बंटी उपन्यास कथा वस्तु की दृष्टि से सुसंगठित, सुगुम्फित, रोचक, विचारपूर्ण एवं जीवन के समीप है। इसमें एकात्मकता तथा विविधता दोनों प्रकार की कथा वस्तु का चित्रण है। वस्तु विन्यास की दृष्टि से मनु भंडारी जी का आपका बंटी उपन्यास विशेष उल्लेखनीय है। इस उपन्यास का कथा विस्तार व्यापक है, इसके बावजूद भी इसमें एकात्मकता सुरक्षित रहती है। इस तरह हम देखते हैं कि छठे दशक की महत्वपूर्ण लेखिका मनु भंडारी द्वारा रचित आपका बंटी उपन्यास एक श्रेष्ठ एवं सफल उपन्यास है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों के बीच भी इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही किया है। अतः लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। मेरी वीडियो में यदि कहीं आपको किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें, ताकि अगले वीडियो में मैं उन त्रुटियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही उपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप अधिक से अधिक उसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।